हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 17 है और इससे पहले हम 16 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा। सबसे पहले हम बात करें कि नमक कानून की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो नमक कानून को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, जैसे नमक कानून, नमक सत्याग्रह, नमक मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च, फिर है दांडी सत्याग्रह। ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है नमक कानून को। ठीक है, और नमक कानून की शुरुआत कब हुई थी, इसकी नमक कानून की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी। और यह 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक यह चली थी। तो यह नमक मार्च साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक चली थी। ठीक है, ये यात्रा जो चली थी, तो यह साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। और यह 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी जिसमें 240 मील चला गया था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी अपने 72 अनुयायियों के साथ चले थे। ठीक है, 72 अनुयायियों के साथ ये यात्रा की थी महात्मा गांधी ने। और नमक कानून इन्होंने कब तोड़ा, तो यह तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930 को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा पानी है। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा पानी कौन सा है, बुलर झील, चिल्का झील, सांबा झील या तशो लहामो। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा पानी है तो यह है सांभर झील। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांभर झील। और ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, यह राजस्थान में है। फिर बात करें हम बुलर झील की, तो बुलर झील ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है बुलर झील। ओके, फिर उसके बाद है चिल्का झील। तो चिल्का झील ये कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में। यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की। तो किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की, तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और क्या क्या हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी कि रद्द कर दिया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। और शिक्षा पर हंटर आयोग की शुरुआत हुई। और भारत में पहला कारखाना अधिनियम। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आंग्ल
नेपाल युद्ध हुआ, आंगल नेपाल युद्ध और समोली की संधि। समोली की संधि, ठीक है। आंगल नेपाल का युद्ध हुआ और समोली की संधि, ठीक है। फिर लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंगल युद्ध हुआ, प्रथम आंगल युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है। प्रथम आंगल युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई थी। कन्या भ्रूण मामले के खिलाफ, कन्या भ्रूण मामले में सामाजिक सुधार हुए, ठीक है। कन्या भ्रूण मामले में सामाजिक सुधार किए गए, ठीक है। फिर इसके बाद है लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी, ठीक है, शुरुआत की थी। और इनके साथ टाइम पर महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या भारत में महारानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। केसर ए हिंद या महारानी की उपाधि धारण की थी किसने? महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ओके, लॉर्ड लिटन के टाइम पर सशस्त्र अधिनियम भी हुआ था, सशस्त्र अधिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है लाल बाग महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाल बाग महल ये किस नदी के तट पर है? तो यह स्थित है खान नदी के तट पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बाग महल ये खान नदी के तट पर स्थित है। खान नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से, यह निकलती है और यह क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी। लाल बाग महल ये कहाँ पर स्थित है? तो लाल बाग महल यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, ठीक है। इंदौर शहर में यह स्थित है लाल बाग महल। किस नदी के किनारे तट पर? तो यह खान नदी के तट पर स्थित है। ओके, फिर बात करें केन नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर पेंच नदी, तो पेंच नदी यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर उसका तवा नदी, तवा नदी यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे कृष्णा या कान्हा लग रहा, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो ये कृष्णा नदी नहीं, यहाँ कान्हा ही नदी है, ठीक है। ठीक है, पेंच नदी यह है कान्हा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कान्हा नदी की सहायक नदी है पेंच नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश के संस्थापक था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था, ठीक है। 1206 से 1210 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता था और यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पर यह कुतुब मीनार का सिर्फ एक ही फ्लोर बनवा पाया था और इसकी
बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो ये इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। यह घोड़े से गिर गए थे जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, फिर बात करें जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी इसने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार किए। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 में हुई थी और इनको इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु की थी। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी मृत्यु कर दी थी और उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ओके, फिर बात करें गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से इसे जाना जाता था, गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसने 1310 से 1325 तक शासन किया। ठीक है, 1310 से 1325 तक इसने शासन किया था। ओके, हाँ ठीक है, सही है, 1310 तक 1325 तक इसने शासन किया गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने तुगलकाबाद शहर को बसाया था। ठीक है, तुगलकाबाद शहर को बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर बात करें हम बाबर की। तो बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर इसने पानीपत का पहला युद्ध किया था, जो कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध ये बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर ही मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए थे, तो उसको याद करने की ट्रिक है। तो मैं आपको ट्रिक ही बताती हूँ, क्योंकि ट्रिक के ज़रिए आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ट्रिक से किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो आप बाबर के युद्धों को हमेशा ट्रिक से ही पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध, ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद घर गया से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। और इसमें कब कब हुए थे, तो सबसे पहले पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध
1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, और मर गया से 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है ना। बाबर इसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो इसकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो इसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा थी। और बाबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह यह किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। ठीक है, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। ठीक है, मोपला विद्रोह यह 1921 में हुआ था केरल में। और इसे केरल में मप्पिला मुसलमानों द्वारा यह एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तंजापुर और चिदम्बरम में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो तंजापुर और चिदम्बरम में भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था चोल ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम बात करें अब बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर में यह एक भव्य भगवान शिव का मंदिर है, जो कि यह हिंदू द्रविड़ शैली है। ठीक है, हिंदू द्रविड़ शैली का, ठीक है, हिंदू द्रविड़ शैली है। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर के नाम से जाना जाता है, यह तंजावुर में है और हिंदू द्रविड़ शैली से संबंधित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, तापी नदी नर्मदा नदी के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली डैश की सबसे बड़ी नदी है? तो तापी नदी यह नर्मदा नदी के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली डैश सबसे बड़ी नदी है? तो यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी नदी नर्मदा नदी के बाद। हम बात करें नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पठार से यह निकलती है। फिर उसके बाद तापी नदी ये कहाँ से निकलती? तापी नदी निकलती है ये दक्षिणी मध्य प्रदेश के पूर्वी घाट सतपुड़ा से यह निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पूर्वी घाट सतपुड़ा श्रेणी से यह निकलती है तापी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्ष है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सी के नायडू ट्रॉफी यह संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता? तो अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता? तो ये इन्होंने युवा पुरस्कार जीता था होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया पुस्तक के लिए इन्होंने युवा पुरस्कार जीता था के वैशाली ने। ओके, फिर बात करें स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है गौरव पांडे की
ठीक है, गौरव पांडे की। फिर है 91 बाल कहानियाँ, तो 91 बाल कहानियाँ ये है देवेंद्र कुमार की, और इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। फिर है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है नंदिनी सेन गुप्ता की। ठीक है, नंदिनी सेन गुप्ता की यह पुस्तक है, और इन्हें अंग्रेजी बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, अंग्रेजी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सबसे पहला भाग 9, तो ये पंचायतों से, तो ये सही है। फिर भाग 9A नगर पालिकाएँ, तो ये भी सही है। फिर है भाग 9B सहकारी समितियां, तो ये भी सही है। फिर है भाग 11 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, तो ये गलत है। तो भाग 11 किससे संबंधित है? तो भाग 11 ये है संघ की केंद्र और राज्यों के संबंध का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, संघ केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया जाता है भाग 11 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? तो ये है मैरी कॉम की। ठीक है, मैरी कॉम की। फिर उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये है युवराज सिंह की। फिर इसके बाद द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो ये है कपिल देव की। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 75। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संशोधन द्वारा किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संशोधन इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और उसके बाद है अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालक को? तो ये है 14 वर्ष से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम आयु की किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खानों में काम के लिए नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सी भरतनाट्यम नृत्य की 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली
दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बन गई। तो भरतनाट्यम नर्तकी में 1991 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी। तो ये बनी थी अलारमेल बल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलारमेल बल्ली। हेमा मालिनी यह भी भारतीय नृत्यांगना है और नर्तकी। नटराज ये भी नर्तकी है और सरोज खान यह कोरियोग्राफर हैं, ठीक है, ये डांस सिखाती हैं। ओके, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो यह है तिब्बती पठार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बती पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान डैश घराने के संस्थापक थे। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान यह किराना घराना के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, किराना घराना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक गायिका है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले गायक गायिका कौन है। तो ये हैं मधुरे षणमुख विदु सुब्बू लक्ष्मी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर है उस्ताद अली अकबर। तो उस्ताद अली अकबर यह सरोद वादक है। फिर हरि प्रसाद चौरसिया तो यह बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है। फिर इसके बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान यह सहनाई वादक है। ओके, तो इसका राइट आंसर है मुदेरी सन्मुखा दिबू सुब्बू लक्ष्मी। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं विनोद गणात्रा बिदु। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हरि सेना द्वारा लिखा गया है। तो ये सही है। फिर है इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त कथन में सही, तो ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है तो ये है विलायत खान। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नागरिकता के प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। तो नागरिकता के प्रावधानों को भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।